प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवकार मंत्र को बताया भारतीय आस्था का केंद्र। कहा नया भारत अध्यात्म और एआई से समाधान खोजकर दुनिया को दिखाएगा नई राह। देश भर में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। केंद्र सरकार ने अधिसूचना की जारी। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार के लिए किए गए कई अहम बदलाव। कैबिनेट ने पीएम कृषि सिंचाई की उपयोजना, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी। 19 किलोमीटर के 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास को भी मिली मंजूरी। और मौसम विभाग ने हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। प्रदेश में बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। सिरसा में पारा पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए महामंत्र के दिल्ली के विज्ञान भवन में आज विश्व नवकार महामंत्र के दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए महामंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लिया। नवकार दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवकार मंत्र आस्था का केंद्र है, जीवन का मूल है। यह स्वयं से समाधि और जन से जग तक की यात्रा है। यह इंसान को शुद्ध करता है और सौहार्द की राह भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवकार का दर्शन विकसित भारत से जुड़ता है। जैन धर्म की शिक्षाओं को प्रधानमंत्री ने भारत की पहचान बताया। नवकार महामंत्र का यह दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। दुनिया को सूक्ष्मतम हिंसा से दूर रखना जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, पानी बचाओ, गरीबों की सहायता, वृक्षारोपण, देव दर्शन जैसे 9 संकल्पों में जैन धर्म का साथ मांगा। उन्होंने कहा कि दुनिया युद्ध और पर्यावरण परिवर्तन जैसे चुनौतियों से गुजर रही है और इसका समाधान भी जैन धर्म में ही है। देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कल शाम इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें वक्फ संस्थाओं में से ट्रस्टों को अलग करना, संपत्ति प्रबंधन में डिजिटल तकनीकों का उपयोग, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना और वक्फ संपत्तियों को केवल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक रूप से सक्रिय सदस्यों के लिए ही समर्पित करने की शर्त शामिल है। इसके अलावा यह कानून वक्फ बाय यूजर यानी जिन संपत्तियों का लंबे समय से सामुदायिक उपयोग हो रहा है उनके संरक्षण का प्रावधान भी करता है। साथ ही पारिवारिक वक्फ व्यवस्था में से महिलाओं के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। यह विधेयक पहले लोकसभा में पारित हुआ और फिर 4 अप्रैल को राज्यसभा में 17 घंटे की लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्डों में से सभी मुस्लिम समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन की आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे मौजूदा नहरों या अन्य जल स्रोतों से क्लस्टर में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति के नेटवर्क को आधुनिक बनाया
बनाया जाएगा। यह दबाव युक्त भूमिगत पाइप सिंचाई द्वारा 1 हेक्टेयर तक स्थापित स्रोत से खेत तक सिंचाई के लिए मजबूत बैंक एंड बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। 2025-26 की अवधि के लिए तैयार यह योजना 78 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी, जिसमें देश के 80,000 किसानों को शामिल किया जाएगा। इससे सिंचाई के लिए जलापूर्ति बेहतर होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास को भी स्वीकृति प्रदान की है। 19.2 किलोमीटर लंबा यह बाईपास हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर बनकर तैयार होगा, जिस पर कुल 1,878 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसके तहत चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के लिए एक रिंग रोड का नेटवर्क बनाया जाएगा। इस बाईपास के बनने से चंडीगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के ट्रैफिक की आवाजाही आसान होगी। उस पंप हाउस से पानी पंप किया और प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन तो पानी तो बचेगा ही बचेगा। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज जिला सचिवालय में लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 13 शिकायतों में से 12 का निवारण मौके पर ही किया गया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। नागरिक अस्पताल में बनाई गई नर्सिंग कॉलेज के भवन में जल्द ही नर्सिंग की क्लास शुरू की जाएगी। भारत बहुत ही बढ़िया योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और आज के दिन ऐसा किसी ने कभी पहले नहीं सोचा कि अगर हम 1,80,000 रुपए के कम आमदनी के लोगों को देखें, परिवारों को देखें, तो उनको सहायता कहाँ मिलती है। तो अगर उनको बड़ा अगर इलाज करवाना होता है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे 5 से 10 लाख कर दिया। कुछ अस्पताल हैं जो सोचते हैं कि देखो पैसे थोड़े वक्त में मिलेंगे, क्योंकि सरकार को थोड़ा वक्त लग जाता है पैसे देने में, तो वो शायद अपना हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। मगर बहुत सारे हैं दूसरे अस्पताल हैं जो आगे आ रहे हैं और ये आयुष्मान भारत का हिस्सा बने। उधर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज पलवल अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों व आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंडी में गेहूं की आवक लगातार हो रही है। फसल खरीद के बाद उठान का कार्य भी ठीक प्रकार से चल रहा है। गेहूं की खरीद के बाद किसानों के खातों में सीधा भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आढ़तियों से भी बात की है और कोई शिकायत या कोई भी किसी जिससे भी बात की है, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। 2,16,000 क्विंटल के करीब अभी तक आ गया है यहाँ पर गेहूं, और ज्यादातर सभी 50%, 40% के करीब अभी आ गया है, और लिफ्टिंग का भी काम बहुत तेजी से 35% लिफ्टिंग भी हो गई है, और पेमेंट का भी जो है पता लगा कि पेमेंट भी किसानों को मिलनी चालू हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दे दिए गए हैं कि भाई जल्दी से लिफ्टिंग करें, जिससे किसानों को उनका भुगतान जल्दी से हो सके। अभी होटल की थोड़ी दिक्कत आई थी, मैं होटल भी अभी होकर आया हूँ, और वहाँ का भी वो टेंडर हो गया है, और वहाँ का लिफ्टिंग का काम आज चालू हो जाए।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सभी जिलों में 90 दिवसीय सघन केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया गया। यह अभियान पूरे राज्य में व्यापक टीबी जांच सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सावधानी पूर्वक सूक्ष्म नियोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान और उपचार करना है तथा आगे के संक्रमण को रोकना और बीमारी के बोझ को कम करना है। इसी प्रकार इस दौरान विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली आबादी जैसे जिला जेलों, अनाथालयों, मधुमेह रोगियों आदि जैसे कमजोर समुदायों के बीच व्यापक टीबी जांच का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिला स्तर पर लक्षित रणनीतियों को लागू करने के साथ ही साथ प्रभावी और कुशल जांच प्रक्रिया भी की जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री के विजन 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का यह 90 दिनों का गहन केस फाइंडिंग अभियान टीबी मुक्त हरियाणा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने प्रदेश की सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि बजट में की गई घोषणाओं पर तत्परता के साथ कार्य करें और हर 15 दिन में अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें। वे कल चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भू रिकॉर्ड के अपडेशन का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे स्वयं 15 दिनों के अंतराल में सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक करेंगी। उन्होंने कहा कि विभाग के रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जाएगा। भूमि की पैमाइश अब जरीब के बजाय रोबोट के माध्यम से की जाएगी। इसकी घोषणा भी बजट में की गई है। दीक्षित कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सीमा पर पिलर लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। एसीएस ने बैठक में निर्देश दिए कि रबी फसल में प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे की जानकारी 15 अप्रैल तक अपलोड की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से बचाव एवं हीट वेव के बचाव के तहत जो सावधानियां बरती जा सकती हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज घरोंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में किसान हित में इंडो इजराइल सहयोग विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्याम सिंह राणा ने कहा कि 14 साल पहले इजराइल के सहयोग से बागवानी का यह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुआ था। इससे हरियाणा के बागवानी किसानों को काफी लाभ मिला है और कृषि का क्षेत्र था उसका बड़ा हिस्सा बागवानी में बदला है। इससे उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर लाने में यह क्षेत्र काफी मदद करेगा। इजराइल की उन्नत तकनीकों से हरियाणा को काफी फायदा मिलेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियों में उठान के टेंडर हो गए हैं और किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इजराइल के सहयोग से ये बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुआ था। निश्चित तौर से किसानों को हरियाणा के किसानों को बागवानी में ज़्यादा जानकारी मिली है और जो क्षेत्र एग्रीकल्चर का था, गेहूं का, जीरी का, वो क्षेत्र अब बागवानी में काफ़ी बड़ा है, जिससे ग्रोथ बढ़ी है, किसान की आमदन बढ़ी है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा जी, जिससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे है और इसको तीसरे नंबर पे माननीय मोदी जी का जो प्रयास है उसमें एग्रीकल्चर का ये सेक्टर मदद करेगा। वहीं इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर ने कहा कि आज हमने दोनों देशों के बीच रिश्तों और कृषि को लेकर बातचीत की है। भारत और इजराइल के बीच बेशक काफी असमानता है, लेकिन हमारे पास कई तरह की प्रयोगशालाएं हैं तथा हरियाणा व इजराइल की कृषि समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। हमने ज्ञान, सफलता और विफलता की बातें साझा की हैं। Countries between the two systems of agriculture. There's nothing to compare between India and Israel. You are 150 times more than the state of Israel in both, in land and in population. But we are a kind of a laboratory, and we have
arid areas, semi-arid areas, same as you have in Haryana. We have problems with water. We have problems with pests. As a matter of fact, we have the same problem that you have. So what we discussed together, Mr. Rana and myself, is about how to take it one step ahead, how to share the knowledge. प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और नई कड़ी जोड़ दी है, जिससे लाखों बच्चों की उम्मीदों को नया आसमान मिला है। राज्य में 3069 पीटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से फतेहाबाद जिले में 138 नए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ने आज अपनी ज्वाइनिंग पूरी की। साइंस, कॉमर्स तथा कला संकाय से जुड़े इन शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी की। जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने बताया कि चयनित शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं और अधिकांश ने जिले के विभिन्न स्कूलों में ज्वाइनिंग कर ली है। इससे शिक्षकों की कमी से प्रभावित विभाग तथा विद्यार्थियों को काफी हद तक राहत मिलेगी। जो पीजीटीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको फतेहाबाद जिला अलॉट हुआ है। और उसमें जैसे कि पीजीटी आप साइंस के सभी स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स है। उधर से हम बात करें आर्ट्स में तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ये विषय रहेंगे इसमें। एक जो हमारे बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे हम बात करें पीएम श्री की, मॉडल संस्कृति की, तो उनकी लगभग सभी पोस्ट फिलअप हो चुकी हैं। कैंडिडेट्स आए हुए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। 2 कमेटीज़, इसीलिए 2 कमेटी का गठन किया क्योंकि संख्या ज़्यादा थी इनकी, और मेडिकल करवा के ये हमारे पास आ रहे हैं। और कल मेरी डिप्टी सीएमओ उनसे भी बात हुई, उन्होंने स्पेशल ईएनटी डॉक्टर यहाँ नहीं था, उन्होंने 3 दिन के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई है कि इन बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नंद किशोर ने कहा कि नए अध्यापकों के आने से न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यह सरकार का शिक्षा के प्रति समर्पण दर्शाता है। वहीं स्कूल में नवनियुक्त अध्यापक हरदीप सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के चलते बिना किसी खर्च या परिचय के मुझे यह नौकरी मिली। मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था तथा आज उसका फल मुझे मिला है। अब मैं बच्चों को पढ़ाकर समाज में योगदान देना चाहता हूँ। पीजीटी आए हैं, एक बायोलॉजी के और एक हिस्ट्री के, और वर्तमान समय में अभी 138 जो पीजीटी की सरकार ने नियुक्ति की है, ये बड़ी सराहनीय है। क्योंकि जब हमारे जहाँ भी स्कूलों में 1-2 टीचर्स की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, जिससे शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी, बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका विकास होगा। तो हम धन्यवाद करेंगे सरकार को कि इसी तरह की बढ़िया नियुक्तियाँ जो उन्होंने की है उसके लिए धन्यवाद। मेरी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया में ज्वाइनिंग हुई है हिस्ट्री के लिए जी, और मेरा सपना था कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ। मैंने दिन रात मेहनत की इस काम के लिए, और सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने बिना भ्रष्टाचार, पारदर्शिता के लिए हमारी ज्वाइनिंग करवाई है। ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है सरकार। प्रदेश सरकार द्वारा नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही अभिभावकों को बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल जिला उपायुक्त प्रीति ने प्रवेश उत्सव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरकारी विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जनमानस को जागरूक करेगा तथा जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की उपलब्धियां को भी लोगों तक पहुंचाएगा। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि हमें अधिक से अधिक लोगों को, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जागरूक करना है। कैथल जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए पूरा रूट प्लान तैयार किया गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छे स्तर की शिक्षा दी जाती है। मैं आमजन से अपील करती हूं कि अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं ताकि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कोई भी बच्चा जो है बिना एडमिशन के, बिना स्कूली शिक्षा के घरों से बाहर नहीं रहे। पूरे शहर में इसको रूट चार्ट तैयार किया गया है और ब्लॉक से स्टार्ट करके और बाकी पूरे शहर के लिए डे वाइज कार्यक्रम से तैयार किया गया। सरकारी स्कूलों की शिक्षा भी बहुत अच्छे स्तर की है और उसके लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं और एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं।
वहीं शिक्षा अधिकारी और अध्यापकों ने कहा कि जिले के सभी गांवों और शहर के सभी इलाकों में लोगों को सरकारी स्कूलों में दी जा रही अच्छी शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए उत्सव रथ चलाया है। सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ज्यादा बच्चों को जो निजी विद्यालयों की फीस नहीं भर सकते, जो किसी कारणवश से विद्यालय छोड़ गए हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं, आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, तो डीसी मैडम ने भी यही संदेश दिया है कि कैथल जिले में कोई भी ड्रॉप आउट ना रहे और आउट ऑफ स्कूल बच्चा ना रहे, ताकि 100% साक्षरता का लक्ष्य जो हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का है, वो पूर्ण कर सकें। हमारा लक्ष्य है सघन सर्वेक्षण का। एक दिन में 10 गांव कवर करेगी पहले, उसके बाद जैसे हमारे ये 40 गांव कवर हो जाएंगे, फिर एक दिन में 25 से 30 गांव कवर करें। हमारा कार्यक्रम तो 1 तारीख से चला हुआ है, बस वैन आज से चली हुई है। बाकी हमारे जितने भी साथी अध्यापक हैं, ये कार्यक्रम चला हुआ है प्रत्येक स्कूल में पहले से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को विद्यालयों में ला करके खेल खेल में पढ़ाया जाए। उनको कोई भी विषय, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, रुचिकर बनाते हुए पढ़ाया जाए। तो मेरे द्वारा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयार खेल किए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है किताबों में भी पाठ्य पुस्तक में शामिल हो चुके हैं। हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के मैंने लूडो, सांप सीढ़ी, बिंगो, मुझे मेरे परिवार से मिलाओ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कल और आज सक्रिय सदस्य महासम्मेलन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज कैथल में सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में सक्रिय कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर विचार विमर्श भी किया। पत्रकारों से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि भाजपा अनुशासन में रहने वाली पार्टी है और समय समय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए बैठकें बुलाई जाती हैं। पार्टी द्वारा परिवार बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में 2 दिवसीय सक्रिय कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया है। हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलने देती। लोगों में बीजेपी से जुड़ने के लिए काफी उत्साह है और लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल है और ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसलिए ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है कि हम और लोगों को जोड़ें। बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है और सभी मजहब के लोग, सभी वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सभी एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि जो मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, उसी मिशन मोड में पूरी जनता भी उससे बहुत प्रेरित होकर के और पार्टी से जुड़ रही है, जुड़ करके अपनी अपनी भूमिका सब निभाना चाहते हैं और उसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं। नवीन जी, हर 3 वर्ष के बाद संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें सबसे पहले पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाए जाते हैं और प्राथमिक सदस्य के बाद जो भी व्यक्ति कम से कम 100 सदस्य प्राथमिक बनाता है, उसको सक्रिय सदस्यता बना दिया जाता है। सक्रिय सदस्यता का जो शुल्क है वो 100 रुपए का है। उसकी बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है और उनकी बुकिंग जो है आप जो पार्टी कार्यालय में आकर के करवा सकते हैं। आज जो ये सम्मेलन है सक्रिय सदस्यता का, पूरे हरियाणा में सक्रिय सम्मेलन हो रहे हैं। कैथल विधानसभा में उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। कल सिरसा सबसे अधिक गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद तथा रोहतक में हीट वेव का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हो गया है। वहीं 10 अप्रैल के बाद मौसम बदलने की संभावना है। दूसरे प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने हीट वेव से बचाव को लेकर विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी प्रमुख विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को लू से बचाव के लिए एडवाइजरी के अनुसार लोगों को जागरूक करें। राज्य में गर्मी की लहर की स्थिति पर नजर रखें। हीट वेव के दुष्प्रभावों को कम करने के हर संभव प्रयास करें। उधर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि हिसार जिले में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार
तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की कोई सक्रियता नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक नई पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण आज रात से मौसम में बदलाव आ सकता है। हरियाणा के कुछ जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। आगामी 3 से 4 दिनों में पहाड़ों की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। 15 अप्रैल को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मॉनसून की पूर्वानुमान की जानकारी देगा। किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम में आंशिक बदलाव आने की संभावना है, इसलिए किसान अपनी गेहूं की फसल की कटाई करके बंडल अच्छे तरीके से बांधें और अपने खेतों में पशुओं के भूसे को ढक कर रखें। वो डायरेक्ट धरती पर आ रही है, परंतु अभी एक पश्चिम विक्षोभ जो आज 9 अप्रैल रात्रि से आगे उसके आंशिक प्रभाव के कारण पहाड़ों में तो वो बर्फबारी बारिश वगैरह करेगा, परंतु मैदानी क्षेत्र विशेषकर हरियाणा में यदि हम कहें तो वहाँ छिटपुट बूंदाबांदी के आसार है कुछ एक स्थानों पर, उत्तरी हरियाणा में और पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में। तो किसान भाइयों के ये है कि वो गेहूं के जो कटाई करते हैं बंडल साथ साथ बांधे और उनको अच्छी तरह बांधे। और तो यदि वो थ्रेसिंग वगैरह का काम करते हैं कि आजकल थ्रेसर जो कंबाइन से गेहूं की कटाई और कढ़ाई का काम सारा होता है, तो वो यदि करें तो तूड़ी और भूसा जो है उसको ढके और अनाज जो निकलता है उसको सुरक्षित स्थान पर रखें। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी है। इस साल यह लगातार दूसरी कटौती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एमपीसी के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी में निवेश कर सकते हैं और वो किस तरह अन्य सब्सिडी में निवेश करें, इसके बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। Of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%. and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, वो 51% या उससे अधिक भी निवेश कर सकते हैं और उससे कम भी निवेश जैसा 30% आपने कहा वहां पे भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस हमने पब्लिश किए हुए हैं, उसमें भी इस संदर्भ में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ओवरऑल आरबीआई एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पर्सनल लोन के लिए रिस्क रेट बढ़ाने पर स्पष्ट करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोविड के बाद इसमें कमी की गई थी जिसे वापस ले लिया गया है और 6 सदस्यीय एमपीसी से सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6% कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सिरसा जिले के लोहगढ़ स्थित इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जल संचय क्षमता बढ़ाने सहित पानी के अधिक सदुपयोग को लेकर तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोहगढ़ हैड की वर्तमान स्थिति, जल संचयन क्षमता सहित हैड के संरचनात्मक पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने यहां मानचित्र के जरिए संचित किए जा रहे क्षेत्र के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों से बातचीत भी की। लोहगढ़ गांव में पहुंचने पर भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने और गुरु घरों के दर्शन के लिए सिख संगत का एक जत्था आज पाकिस्तान की धार्मिक यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र से रवाना हुआ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध व सदस्यों ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में अरदास के उपरांत इस जत्थे को रवाना किया। भूपिंदर सिंह ने बताया कि 10 दिवसीय इस यात्रा के दौरान संगत पाकिस्तान सहित सभी गुरुघरों के दर्शन करेगी। कल बाघा बॉर्डर से यह जत्था पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जत्थे को सबसे पहले गुरु नानक देव के जन्मस्थान श्री ननकाना साहिब ले जाया जाएगा। इस बार पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के लिए 342 वीजा मिले हैं।
ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 342 ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਾ कोटा है। वहीं पाकिस्तान की धार्मिक यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि वे पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं। वे पाकिस्तान जाकर गुरु घरों के दर्शन कर सकेंगे। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।